चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में है। ये एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, जो भी एम्प्लॉय के बेनिफिट में हम खर्चा करते हैं वो अकाउंटिंग कैसे हो वो सब यहाँ पर कवर होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट जनरली जो डील करता है ये हर एक टाइप के एम्प्लॉय बेनिफिट में डील करता है। जो भी हम पैसा देते हैं उनको, जो भी सर्विसेज के बदले में उनको पैसा दिया जाता है, वो सब यहाँ पर कवर है। ऑब्जेक्ट क्या है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया जाए और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताई जाए। एम्प्लॉय की बेनिफिट जो भी हैं वो एम्प्लॉयर की बुक्स में कैसे डिस्क्लोज हो और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो, एक्सेप्ट एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स। कई बार एम्प्लॉय को प्रॉफिट में से कुछ शेयर मिलता है, उस तरीके की शेयरिंग बेसिस पेमेंट के अलावा जो सर्विसेज के लिए बाकी सब है उस सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। It does not deal with accounting and reporting by employee benefit plans. तो एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान के बारे में बात नहीं हो रही है, जैसे रिटायरमेंट प्लान होते हैं उनके बारे में बात नहीं होगी यहाँ, बाकी नॉर्मल एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में बात होगी। द स्टैंडर्ड एड्रेसेस ओनली द अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर्स, मतलब जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है केवल वही यहाँ कवर होगा। The standard makes four things very clear at the outset. चार बातें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। पहली, the standard is applicable to benefits provided to all types of employees. चाहे वो फुल टाइम एम्प्लॉय हो, चाहे वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, चाहे वो कैजुअल स्टाफ हो, टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, वो सब के ऊपर भी अप्लाई होगा ये स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय का मतलब फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम वगैरह भी सब इंक्लूड है। चाहे आप कैश में दे रहे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट, चाहे आप काइंड में दे रहे हैं, जैसे आप सैलरी देते हैं कैश में वो भी, और अगर आपने कार दे दिया यूज करने के लिए, घर दे दिया तो वो भी सब यहाँ कवर होगा। एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज एंड देयर डिपेंडेंट्स। ना केवल एम्प्लॉय को जो हम बेनिफिट दे रहे हैं बल्कि उसके डिपेंडेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, और उसके अलावा कई बार भाई बहन माता पिता डिपेंडेंट होते हैं, तो वो सबको भी अगर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है तो वो भी हम एम्प्लॉय बेनिफिट ही मानेंगे। पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली टू एम्प्लॉय या उनके डिपेंडेंट, या ये भी हो सकता है किसी और को पेमेंट की गई हो उसके बिहाफ पर, तो भी हम यहाँ पर यही मानेंगे कि एम्प्लॉय को पेमेंट की गई है। द स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन द premise that the cost associated with the employee benefit should be matched with the timing of their services. ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय ने काम किया है अभी और आप उसे पिछले या अगले साल में लिखें। This require assessment of the anticipated cost and their timing in future and aligning these costs over the period of their service. हो सकता है कोई एम्प्लॉय है उसको रिटायरमेंट पे आप अमाउंट दे, लेकिन जो रिटायरमेंट पे अमाउंट देंगे वो अगर तभी लिखेंगे तो उसकी सर्विस के दौरान तो खर्चे को बांटा नहीं गया है, तो हमारी कॉस्ट सही तरीके से उसकी सर्विस टेन्योर में डिवाइड नहीं हुई है। इसलिए ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि जब उसने सर्विस दी है तभी उस खर्चे को लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए बोनस पेबल टू एन एम्प्लॉय फॉर ए लॉन्ग टर्म सर्विस should ideally be spread over the period of his service and the expectation that the employee is expected to complete their service. तो कहने का मतलब ये है, मान लिया आपने उसे कोई बोनस दिया और वो बोनस ऐसा है 3-4 साल का एक साथ दिया, तो आप ऐसा ना करें कि उसे 3-4 साल बाद ही लिखें, एवरी ईयर उसे आप एस्टिमेशन बेसिस पर लिखते रहे। लाइकवाइज पेंशन पेबल टू एन एम्प्लॉय मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए कॉस्ट ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड इटसेल्फ। अब पेंशन कब देते? रिटायर होने के बाद। तो रिटायर मान लिया किसी एम्प्लॉय ने 20 साल काम किया और उसको रिटायर होने के बाद हमने 10 साल तक पेंशन दी। अगर हम 10 साल बाद में पेंशन देते हुए लिख रहे हैं तो उस समय तो वो काम ही नहीं कर रहा है, काम तो उसने पिछले 20 साल में किया और खर्चा लिख रहे हैं हम अगले 10 साल में, तो ये सही नहीं है। जिस समय वो काम कर रहा है ये पेंशन हम चाहे दे बाद में रहे, लेकिन ये खर्चा उसी 20 साल का है, क्योंकि उसी 20 साल के काम के बदले में ही हम उसे पेंशन दे रहे हैं।
irrespective of the fact that the pension is payable after the service is completed, हमें उसके सर्विस टेन्योर में ही पेंशन के खर्चे को लिखना चाहिए अकाउंटिंग के पर्पज से। इलस्ट्रेशन नंबर 1, what are the kinds of employee covered in the revised AS 15 and whether a formal employer employee relationship is necessary or not for benefits to be covered under the standard। तो भाई एम्प्लॉय तो सभी तरीके के कवर है। द स्टैंडर्ड डज नॉट डिफाइन द टर्म एम्प्लॉय, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसका पैराग्राफ 6 कहता है एम्प्लॉय में प्रोवाइड सर्विस टू एन एंटरप्राइज फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट, कैजुअल और टेम्परेरी बेसिस एंड द टर्म वुड ऑल्सो इंक्लूड द होल टाइम डायरेक्टर एंड अदर मैनेजमेंट पर्सनल। तो ना केवल एम्प्लॉय, डायरेक्टर वगैरह भी सब एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाएंगे। द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ए फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। Several factors need to be considered to determine the nature of relationship। तो हमारा जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर बेनिफिट है, रिलेशनशिप है, वो होना चाहिए जनरली आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स may not meet the definition of employer employee relationship। जैसे आपने कोई काम बाहर से करवाया तो वो आप अपने एम्प्लॉय से तो काम करा नहीं रहे, बाहर से काम कराया तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ही नहीं। However, such content need to be carefully examined to distinguish between a contract of service and a contract for service। तो हमें वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस implies a contract for rendering service, for example professional or technical service which is subject to limited direction and control, whereas a contract of service imply a relationship of employer and employee and the person is obliged to obey orders in the work to be performed and as to mode and manner of the performance। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, अगर मतलब अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और उसके डायरेक्शन पर कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि आप उसके एम्प्लॉई हैं, वो देखना है। अदरवाइज आप अगर कोई आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो कई बार क्या होता है कि आपने कुछ काम करा किसी के लिए और एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप जनरली वहां होती नहीं है। एक है इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखें, वेयर एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस। वेदर एन enterprise is required to provide for employee benefit arising from informal practice। इनफॉर्मल प्रैक्टिस मतलब जो जनरली होता नहीं है, जैसे कि ये स्टैंडर्ड बताता है एम्प्लॉय बेनिफिट टू इंक्लूड दोज इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस that give rise to an obligation where the enterprise has no realistic alternative but to pay employee benefits। The historical pattern of granting such benefits, the expectation created, and the impact on the relationship with employees in the event of such benefit is withdrawn should be considered in determining whether the informal practice gives rise to a benefit covered by the standard। For example, where an employer has a practice of making a lump sum payment on occasion of a festival or regularly grants advances against informal benefits to employee, it would be necessary to provide for such benefit। देखिए क्या होता है, आपका जब आप किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो उससे तय हो गया कि आप इतनी उसे सैलरी देंगे, है ना, इतना बोनस देंगे, ये सारी बात तय हो गई। लेकिन ये तय थोड़ी ना होता है कि आप दिवाली पे उसे कितना बोनस देंगे या कितना पैसा देंगे। कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी ओकेशन है, न्यू ईयर पर कितना देंगे। तो अगर मान लिया एम्प्लॉयर हर साल दिवाली पर 21,000 रुपए एम्प्लॉय को देता है हर साल, तो हम क्या मानेंगे, इनफॉर्मली है, ये इनफॉर्मल प्रैक्टिस है कि भैया दे रहा है, अब कह के तो नहीं दे रहा, अगर वो नहीं देगा तो तुम जबरदस्ती तो नहीं मांग सकते। लेकिन अगर वो दे रहा है हर साल तो ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट की मीनिंग में ही आएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज के बदले में ही पैसा दे रहा है, अदरवाइज क्यों पैसा देगा उसको। तो careful judgment should be applied in assessing whether an obligation is arising, particularly in instance where an enterprise practice is to provide improvement only during the collective bargaining process and not during any informal process। If the employer has not set a pattern of benefits
that can be projected reliably to give rise to an obligation, there is no requirement to provide for benefit. तो यहाँ साफ बताया गया है, अगर हम रेगुलर नहीं है या हमारी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि आप पहले से अंदाजा लगा सके, प्रेडिक्शन लगा सके कि इतना पैसा मिलेगा, अगर ऐसी प्रेडिक्शन नहीं लगाई जा सकती तो एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भैया इतना पैसा मिलेगा आपको, तो वो क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। However, if the practice established by an employer was that of consistent benefit granted either as a part of union negotiation or otherwise, then clearly establish a pattern। मतलब कई बार क्या होता है, आप खुश होकर नहीं दे रहे, लेकिन ट्रेड यूनियन है, आपकी एम्प्लॉई यूनियन है, उसके यूनियन हड़ताल करने लग गए, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर एक तय हुआ बात कि हम ये देंगे, तो चाहे हम यूनियन के कहने की वजह से दे रहे हैं या अपने आप दे रहे हैं, लेकिन वो एक पैटर्न है। इट कुड बी कंक्लूडेड दैट एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट। पैटर्न होने की वजह से, जिससे पहले से ही पता चल सकता है कि आप कितना पैसा देंगे, तो वो है आपकी ऑब्लिगेशन। दैट दोस एडिशनल बेनिफिट शुड बी इंक्लूडेड इन मेजरमेंट ऑफ बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट माना जाएगा, और ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट होने की वजह से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर हो जाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या आता है? एक तो आता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब जैसे वेजेस, सैलरी देते हैं हम, एनुअल लीव, सिक लीव का पैसा, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस देते हैं, पेबल विद इन 12 मंथ ऑफ द ईयर एंड, एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट फॉर करंट एम्प्लॉय। तो जो हम 12 महीने के अंदर अंदर, ईयर एंड के 12 महीने के अंदर अंदर देंगे, वो सारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट कहलाता है, वो आता है एक। इसके अलावा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आता है, जैसे ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद मिलती है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल केयर एक्सेट्रा। तो ये सारे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी एम्प्लॉय बेनिफिट में आते हैं। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट जैसे लॉन्ग टर्म सर्विस लीव, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट, बोनस नॉट होली पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर, तो ये भी सब आते हैं। और टर्मिनेशन बेनिफिट्स जैसे वीआरएस वगैरह होता है, जब कोई एम्प्लॉय को ऑप्शनल दिया जाता है कि आप जॉब छोड़ दीजिए, तो हम उसे वीआरएस देते हैं, तो वो भी हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट में आता है। द स्टैंडर्ड लेज डाउन रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द अबव 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट सेपरेटली। तो इन चारों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग तरीके से हमें अकाउंटिंग के मेजरमेंट क्राइटेरिया, कैसे मेजरमेंट करें, कैसे रिकॉग्नाइज करें और कैसे उसे डिस्क्लोज करें, ये चारों को अलग अलग बताता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2006 से अप्लाई हुआ था, और सभी के लिए अप्लाई हुआ था लेवल 1 एंटरप्राइजेस के लिए। सर्टेन एग्जम्पशंस दी गई थी अदर देन लेवल 1 एंटरप्राइजेस डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे एम्प्लॉय 50 और मोर वर्कर्स। दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल predominantly for level 1 enterprise and applied to other employees with certain relaxations. Meaning of the term employee benefits. The term employee is not defined. तो एम्प्लॉय में सारे आ गए जो हम पहले भी बोल चुके हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट, कैजुअल, टेम्परेरी, सब आ गए। और अगर हम डायरेक्टर वगैरह भी सब आ गए, मैनेजमेंट पर्सन भी आ गए। तो अगर हम ये कहें एम्प्लॉय, तो जिसको हम एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हैं, है ना, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। The following indicators may suggest an employee relationship may be more likely to exist and may help in making individual judgments. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का, तो वो एम्प्लॉय है। इंडिविजुअल आर कंसिडर्ड एम्प्लॉय फॉर लीगल, टैक्स, social security purposes. There is a large amount of oversight and direction by the employer, and necessary tools, equipment and material are provided by the employer. तो भी वो एम्प्लॉय माना जाएगा कि एम्प्लॉय ही बताता है क्या काम करना है, और जो सामान है, मटेरियल है, वो भी सब कौन देता है, एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब ये भी एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा। जहां पर काम कराना है वो बता रहा है एम्प्लॉयर, कहां पर काम कराना है वहीं पर काम हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन है।
Service provided through an entity are in substance services provided by specific individual, indicator of which could be that the entity has no other client, has served the employer for a long period, faces little or no financial risk, requires the explicit permission of the employer to concurrently undertake additional employment elsewhere. सपोज कोई हमारा एम्प्लॉय नहीं है और हम किसी से काम कराते हैं और जो काम करता है हमारे लिए उसके लिए मेनली हम ही है और कोई ज्यादा क्लाइंट उसके पास नहीं है और बहुत समय से वो हमारे लिए काम कर रहा है और उसे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे से उसे रेगुलर काम मिलता है। और अगर वो कहीं और से काम करना चाहता है या किसी और का काम करना चाहता है तो वो हमसे परमिशन लेगा तो ही काम करेगा। तो चाहे वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, हमारे लिए बाहर से काम कर रहा है, बट वो एम्प्लॉय ही है एक तरह। तो हमने बात करी थी 4 टाइप के बेनिफिट हैं, चारों की अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। जो हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहे हैं एम्प्लॉय को 12 महीने के अंदर अंदर साल खत्म होने के, उसे हमने शॉर्ट टर्म बेनिफिट बोला था। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स अदर देन टर्मिनेशन बेनिफिट्स, क्योंकि टर्मिनेशन बेनिफिट तो हमने अलग से हेडिंग है, आर पेबल विद इन 12 months आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच सर्विस इज रेंडर। जब आपने काम करा उसके 12 महीने के अंदर अंदर जो पैसा देना उसे क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। Accounting for these benefits is generally straightforward because no actuarial assumption are required to measure the obligation or cost। ठीक है, जो अभी हम पैसा दे रहे हैं उसके लिए तो कोई ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं है, हमें पता है भाई कितना पैसा देना है। और उसके लिए एक्चुरियल वैल्यूएशन या एजम्पशन का मतलब जो हमें कई साल बाद 10 साल 20 साल बाद पैसा देना है तो उसकी वैल्यू क्या है उसका एक अंदाजा कराना पड़ता है, वैल्यूएशन करानी पड़ती है जिसे एक्चुरियल वैल्यूएशन बोलते हैं। तो वो तो कुछ है नहीं, हमें बहुत लंबा तो पेमेंट करना नहीं है कि 10 साल बाद 20 साल बाद देना है, जो अभी काम करा उसी का पेमेंट करना है। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बड़े आराम से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी अमाउंट क्या होगी। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। तो जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है इन्हें भी 4 हिस्सों में बांटा गया। एक तो रेगुलर पीरियड बेनिफिट्स, हर महीना हम देते हैं वेजेस सैलरी, ये। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड अब्सेंसेस, जैसे हमने एम्प्लॉय से कहा आप साल भर में 30 छुट्टियां ले लीजिए, अगर उसने 30 छुट्टी मान ली तो हम उसकी छुट्टी का पैसा काटेंगे नहीं, अगर उसने छुट्टी नहीं ली तो हम उसे पैसा दे देंगे। और ये जनरली साल खत्म होने के बाद दिया जाता है, तो साल के एंड में दिया जाता है, या सिक लीव वगैरह का पैसा, तो वो सारी चीजें हमारा शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड अब्सेंसेस में आ गया। Profit sharing and bonus payable within 12 months after the end of the period in which employee render the related services। कई बार हम बोनस देते हैं सेल के ब्याह पर कि अगर हमारी सेल इस लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो हम आपको बोनस देंगे, प्रॉफिट में शेयर देंगे, तो वो भी हमारा थर्ड कैटेगरी है। और फोर्थ कैटेगरी है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जैसे घर दे दिया, कार दे दी, मेडिकल फैसिलिटी दे दी। तो ये 4 अलग अलग टाइप की चीजें हैं। तो हमारा मेन था, शॉर्ट टर्म था ना, लॉन्ग टर्म था, और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट था। ऐसे ही जो हम शॉर्ट टर्म पहले पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी 4 टाइप की पेमेंट्स। ऑल शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स द स्टैंडर्ड लेज डाउन सम जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर ऑल शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। There are further requirement in respect of short-term compensated absences and profit sharing and bonus plans। मतलब कुछ गाइडलाइन तो ऐसी हैं जो सभी के लिए हैं और कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट है जो छुट्टियां हैं उनके लिए, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान के लिए। जो जनरल क्राइटेरिया है इज दैट एन एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस
उन्हें खर्चा मानना चाहिए अनलेस अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिटेड डिफरेंट ट्रीटमेंट। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोल रहा है तो अलग बात है, नहीं तो जनरल क्राइटेरिया क्या है कि जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंस है उसको हमने एक्सपेंस मानना है। द अनडिस्काउंटेड अमाउंट का मतलब यह है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद की चीज है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वो काम करने की जरूरत नहीं है। Undiscounting amount of all short-term employee benefits attributable to service that are already rendered in the period। तो जनरल क्राइटेरिया की ये सब एक्सपेंस है। Any difference between the amount of expense so recognized and cash payment made during the period should be treated as a liability or asset। आपको याद है आपने लिखते थे आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी, तो ये कह रखा है कि अगर आपका खर्चा बैठता है 10,000 दिया है 8,000 तो 2,000 लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और अगर बैठता है 8,000 दे दिया, 10,000 2,000 एक्स्ट्रा दे दिया तो वो क्या है, वो प्रीपेड एक्सपेंस। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एंटिटी XY is required to pay salary of 2 करोड़। 2 करोड़ उन्हें एक साल की सैलरी देनी है, लेकिन इन्होंने 31 मार्च तक केवल 1 करोड़ 90 लाख की सैलरी दी है, बाकी अगले साल अप्रैल में दी। तो हमें बताना है कि इस साल का खर्चा कितना है और बैलेंस शीट में कितना आएगा। ये तो आपने 11th में पढ़ा था। इस साल का खर्चा 2 करोड़ ही है। 10,000 जो 10 लाख आपने नहीं दिया है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव लाइबिलिटी है और वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखाई देगा। तो एक्सपेंस क्या है, 2 करोड़ और 10 लाख रुपए आपकी लाइबिलिटी में आए। ठीक है। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग कंपनसेटेड absences should be recognized when employee render the service that increase their entitlement to future compensated absence। तो ये कह रहे हैं कि जो भी छुट्टियों का पैसा हम देंगे तो वो कब लिखेंगे, वो हमें तब मानना चाहिए जब उसकी छुट्टियां बढ़ जाए। An enterprise should measure the expected cost of accumulating compensated absence as the additional amount that the enterprise expect to pay as a result of unused entitlement। इलस्ट्रेशन 3 के बाद दोबारा से बीच में कुछ रह गया था, तो शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस की बात कर रहे हैं। तो एंटाइटलमेंट टू कंपनसेटेड एब्सेंसेस फॉल्स इनटू 2 कैटेगरी। जो हम छुट्टियों का पैसा आपस में बांटते हैं तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो एक्यूमुलेटिंग, कई बार क्या होता है जब हमारे एम्प्लॉई होते हैं, तो आपने ये इनकम टैक्स में सैलरी में भी पढ़ा था, कई बार क्या होता है छुट्टियों का पैसा इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और रिटायरमेंट पे एक साथ मिलता है। और कई बार क्या होता है आप साथ के साथ हर साल पैसा ले सकते हैं। तो एक्यूमुलेटिंग मतलब accumulating compensated absences are those that are carried forward and can be used in future period if the current period's entitlement is not used in full। अगर आपको ऐसा ऑप्शन है कि आपके पास 30 छुट्टी है एक साल में मारने के लिए, अगर आपने छुट्टी नहीं ली तो उसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये बोला है कि आपको रिटायरमेंट पे ही मिलेगा, ये बोल दिया आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल नहीं तो अगले, ऐसा ऑप्शन दिया। तो कई बार क्या होता है छुट्टी इकट्ठे होते 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 पता चला 365 दिन की हो गई, पता चला पूरे साल की छुट्टी मार रहे हैं हम, तो भी पैसा आपको पूरा मिल रहा है। Accumulating compensated absence may be vesting। It implies that employees are entitled to a cash payment for unused entitlement on leaving the enterprise। Or non-vesting, it implies that when employees are not entitled to a cash payment for unused entitlement on leaving, an obligation arises as employee render service that increases their entitlement to future compensated absence। तो वेस्टिंग का मतलब है पैसा बाद में मिल जाएगा, रिटायरमेंट पे मिल जाएगा। नॉन वेस्टिंग का मतलब छुट्टी मान लो पैसा नहीं मिलेगा, तो छुट्टियां इकट्ठी हो जाएंगी आपकी, लेकिन आपको कैश पेमेंट नहीं मिलेगा। यहां से बोल रहे थे हम द एक्सपेक्टेड, यही है ना अब इसके बाद, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग compensated absences should be recognized
when employee render the service that increase their entitlement to future compensated absences। तो ये लिखा है कि जो accumulated compensated absences है, जैसे मान लिया हमने हर साल काम करने पे 30 दिन की छुट्टी दी, अब इस साल उसने 20 दिन की छुट्टी ले ली, 10 दिन की नहीं ली, तो हम इस साल 10 दिन का खर्चा लिख लेंगे इस साल के खर्चे में, क्योंकि वो कभी भी लेगा फ्यूचर में, पैसा तो लेगा ही। An enterprise should measure the expected cost of accumulated compensated absence as an additional amount that the enterprise expect to pay as a result of unusual entitlement that has been accumulated at the balance sheet date। तो ये लिखा है additional amount the enterprise should measure the expected cost of accumulated compensated absences, मतलब जो भी छुट्टियों का पैसा है वो जो मेजर करेंगे as the additional amount that the enterprise expect to pay as a result of unused entitlement that has accumulated at the balance sheet date। तो जो भी उसे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उसकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। नो डिस्टिंक्शन should be made between vesting and non-vesting entitlement। However, in measuring non-vesting entitlements, the possibility of employee leaving the enterprise before receiving them should be taken into account। तो चाहे वो वेस्टिंग हो या नॉन वेस्टिंग हो, दोनों को ही एक ही तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए। बस हमें ये देखना, अगर वो छुट्टियां हैं लेकिन वो पहले ही छोड़ के चला गया तो हमें तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, मतलब वो छुट्टी भी नहीं ले रहा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, एन एंटरप्राइज हैज 100 एम्प्लॉइज। तो एक बिजनेस के पास 100 एम्प्लॉई है, हु आर ईच एंटाइटल्ड टू 5 वर्किंग डेज ऑफ लीव फॉर ईच ईयर। तो इन्हें 5 दिन की छुट्टी मिलती है एक साल में। अनयूज लीव में बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 कैलेंडर ईयर। अगर आपने छुट्टी नहीं ली तो वो केवल एक साल और आगे बढ़ाई जा सकती। द लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ द करंट ईयर एंटाइटलमेंट्स एंड देन आउट ऑफ एनी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। लीव बेसिस पे चलता है। इसका मतलब पिछले साल की 5 छुट्टी हुई, इस साल की 5 छुट्टी है तो 10 छुट्टी हो गई। 5 छुट्टी लास्ट ईयर की है, 5 छुट्टी करंट ईयर की है। अब आपने सपोज 6 छुट्टी ले ली, तो ये कह रखा है कि 5 छुट्टी तो करंट पीरियड की मानी जाए और 1 छुट्टी इसमें से मानी जाएगी, बाकी 4 तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक साल तक ही हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते। अगर ये फीफो होता, हम कहते 5 छुट्टी पुरानी है, तो फिर तो हम बार बार यूज कर सकते थे। एट 31 दिसंबर 24, मतलब ईयर एंड हो रहा है, कैलेंडर ईयर पे अकाउंटिंग करते होंगे। द एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट इज 2 days पर एम्प्लॉय। तो लगभग 100 एम्प्लॉय की 200 छुट्टियां बची हुई है। द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। तो पुराना एक्सपीरियंस क्या कहता है इनका? इनका पुराना एक्सपीरियंस कहता है कि 92 एम्प्लॉय विल टेक नो मोर देन 5 days ऑफ लीव इन नेक्स्ट ईयर। तो 92 एम्प्लॉय तो 5 छुट्टियां ही लेंगे, तो एक तरीके से ये जो 2 छुट्टियों का बैलेंस है उनके लिए वेस्ट है। एंड दैट द रिमेनिंग 8 एम्प्लॉय विल टेक एन एवरेज ऑफ 6.5। जो बाकी है वो भी 6.5 दिन की छुट्टी एवरेज लेंगे, तो 1.5 days। हमारी कितनी छुट्टियां बची थी इस साल की? 2 छुट्टी बची थी ना ऑन एन एवरेज, तो 1.5 ले लेंगे तो 1.5 8 एम्प्लॉय की वो भी बच जाएंगे। The enterprise expects that it will pay an additional 12 days of pay as a result of unused entitlement that has accumulated at 31st December, 1.5 days each for 8 एम्प्लॉय। तो 8 एम्प्लॉय को 1.5 दिन का और 12 दिन का जो है पिछले साल से रिलेटेड दिया जाएगा अगले साल। Therefore, the enterprise recognize a liability of 12 days। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, हमारे 100 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय की लगभग 2 दिन की सबकी छुट्टी 200 दिन की बची हुई है, लेकिन 92 एम्प्लॉयज अगले साल 5 ही छुट्टी लेंगे, तो ये तो वेस्ट हो जाएगी। तो जब वेस्ट हो जाएगी तो हमारे लिए कोई लॉस है ही नहीं, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। 8 एम्प्लॉय को हमें लिखा है 8 एम्प्लॉय 6.5 दिन की छुट्टी लेंगे,
तो 8 एम्प्लॉय जब 6.5 दिन की लेंगे तो 5 दिन की तो अगले साल की, 1.5 दिन की इस साल की मानी जाएगी, पिछले साल वाली। तो हमारी 2 दिन में से 1.5 दिन की यूज होगी, तो 1.5 दिन का ही 1.5 डेज का ही लाइबिलिटी है 8 एम्प्लॉय के लिए, तो 12 डेज की लाइबिलिटी है, यही लिखना चाहिए हमें। बाकी हमें कुछ देना ही नहीं है तो लाइबिलिटी में भी हम नहीं लिखेंगे। नॉन एक्यूमुलेटिंग compensated absences, that is maternity leaves वगैरह, do not carry forward and are not directly linked to the service rendered by employee in the past. Therefore, an enterprise recognize no liability or expense until the time of absences. तो नॉन एक्यूमुलेटेड में क्या है, जब होगी तब लिख लो, नहीं है तो नहीं लिख। In other words, the cost of non accumulating absence should be recognized as and when they arise. जब होंगी तभी लिखेंगे। Exception: small and medium size company and micro, small and medium size enterprise may not comply with short term absences to the extent they deal with recognition and measurement of absences which are non vesting, that is short term accumulating compensated absences in respect of which employee are not entitlement to cash and unused entitlement on leaving। तो लिखा है कि जो स्मॉल मतलब छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको छोड़ दिया है कि आप अगर कैश पेमेंट नहीं करते तो आप उनको रिकॉग्नाइज मत करो ड्यू बेसिस पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक था प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान, तो रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस फॉर प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान would depend on fulfillment of condition mentioned in the standard. The conditions are: enterprise has a present obligation to make such payment as a result of past event. आज आपको मालूम है कि आपने पैसा देना है क्योंकि उन्होंने पास्ट में ये काम कर लिया है। And reliable estimate is can be made. The second condition can be satisfied only when the profit sharing and bonus plan contained a formula for determining the amount of benefit. The enterprise should recognize the expected cost of profit sharing and bonus payment in the financial statements. तो दो बातें हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, पहली कि पक्का हो गया हमें पैसा देना पड़ेगा, और दूसरा हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये दोनों बातें तय हो जाएंगी तो हम इसे खर्चे में लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। Illustration number 5. A profit sharing plan requires an enterprise to pay a specified proportion of its net profit for the year to employees who serve throughout the year. If no employee leave during the year, the total profit sharing payment for the year will be 3%. The enterprise estimate that staff turnover will reduce the payment to 2.5%. कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, जो पूरे साल काम करेंगे उन्हें मिलेगा, तो हम 2.5% नेट प्रॉफिट का प्रॉफिट शेयरिंग देंगे। तो इन्हें क्या लिखना है, 2.5% खर्चे में लिखना है, और नहीं दिया अभी तो लाइबिलिटी में भी लिखना है। Illustration number 6. Whether an entitlement to earn leave which can be carried forward to future period is a short term employee benefit और ए लॉन्ग टाइम बेनिफिट। तो अगर हमने कोई छुट्टी दी है और वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है फ्यूचर में, तो ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो हमने स्टैंडर्ड में बोल रखा था ना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट में विच फॉल विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड जहां पर उसने काम किया है, और स्टैंडर्ड इलस्ट्रेट द टर्म शॉर्ट टर्म बेनिफिट टू इंक्लूड शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस where the absences are expected to occur within 12 months after the end of the period in which employee render the related services. तो शॉर्ट टर्म सर्विसेज में हमने पढ़ा था कि जो एक्यूमुलेटेड लीव्स हैं, जो लीव एंटाइटलमेंट है, वो भी आता है जो 12 महीने के अंदर अंदर होता है ना। तो पैराग्राफ 7.5 7.2 of the standard uses false due as the basis expected to occur as the basis to illustrate classification of short-term compensated absences. A reading of paragraph together would imply that the classification of short-term compensated absences should be only when absence have fallen due and also expected to occur. एक क्वेश्चन में हमने पहले ही बात करी थी, जहां पर 100 एम्प्लॉय थे, वहां ये लिखा था 92 एम्प्लॉइज
फ्यूचर में नहीं लेंगे छुट्टी, तो एक्सपेक्टेड तो अगर नहीं था तो हमने उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करा था। इन अदर वर्ड्स, where employees are entitled to on leave which can be carried forward to future periods, the benefit would be short-term benefit provided employees entitlement to either encash or utilize the benefit during the 12 months after the end of the period. तो वो ये कह रहे हैं कि इसे शॉर्ट टर्म लेंगे फ्यूचर में, अगर कैरी फॉरवर्ड कर सकता तो भी, अगर उसके पास 12 महीने में उसे कैश में लेने का ऑप्शन है ना, या यूटिलाइज करने का ऑप्शन है, तो उसे शॉर्ट टर्म में हम ले लेंगे। Where these restrictions on encashment or availment, clearly the compensated absence has not fallen due and benefit of compensated is more likely to be a long period। अगर वो एक साल के अंदर अंदर लेने की उम्मीद नहीं है और इनफाइनाइट या अगले 5 साल 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और ये उम्मीद है बाद में ही होगा, तो उसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट में ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, when an employee has 100 days of earned leave which is entitled to an unlimited carry forward, but the rules of the enterprise allow him to encash utilize only 30 days during the next 12 months, the benefit would be considered as a long term benefit. In some situation where there is no restriction but the absence is not expected to wholly occur in the next 12 months, तो ये लॉन्ग टर्म होगा, मतलब आगे ले जा सकता है तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म। आगे नहीं ले जा सकता तो शॉर्ट टर्म। जैसे एक एम्प्लॉई है, उसके पास 400 दिन की छुट्टी है, ठीक है, और ये उम्मीद है कि वो कैरी फॉरवर्ड ही करेगा, तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ठीक है। तो मेन बात क्या है कि ड्यू हो गया हो, पैटर्न देखना है पिछले सालों का क्या पैटर्न है, उसका बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉय का, वो कैसे लेता है, तो ये डिपेंड करेगा कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। Categorization in short term or long term employee benefits should be done on the basis of overall behavioral pattern of all the employees of the enterprise and not an individual basis. On an average सभी एम्प्लॉय का बिहेवियर देखा जाएगा कि एवरेज क्या होता है। Illustration number 7. In case an enterprise allows unutilized employee benefit, medical care, leave table, etc. to be carried forward, whether it is required to recognize a provision in carry forward benefits. So provision should be recognized for all benefits, conditional or unconditional, which employee become entitlement to a result of rendering of service, और कॉस्ट का पार्ट बनाना उसे चाहिए अगर उसको मिल गया है, बेनिफिट मिल गया है, और हम उसको वैल्यू कर सकते हैं। ये सारी बात हम पहले भी देख चुके हैं। अब थर्ड नंबर का है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जैसे पेंशन ना, ग्रेचुटी वगैरह। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वर्सेस डिफाइंड बेनिफिट्स। The accounting treatment and disclosure requirement for post-employment benefit plan depend upon whether it is defined contribution or a defined benefit plan. In addition to addressing defined contribution and defined benefit plan, generally, the standard also give guidance as to how is required should be applied to insured benefits, multi-employment benefit plans. देखिए कई बार क्या होता है, हम एम्प्लॉय से कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, कई बार हम कंट्रीब्यूशन नहीं लेते और लास्ट में पैसा देते हैं। तो इन्होंने बता रखा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान आर दोस पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान अंडर विच एन एंटरप्राइज पेज फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन इनटू ए सेपरेट फंड एंड विल हैव नो ऑब्लिगेशन टू पे फर्दर कंट्रीब्यूशन। कंपनी क्या कर रही है, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रही है तो वो फिक्स्ड अमाउंट डाल रही है, अब उसके अलावा कंपनी की कोई टेंशन नहीं है, जितना पैसा उतना दे देंगे। अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स एक्चुअल रिस्क की बेनिफिट कम होगा या ज्यादा होगा, और जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है कि पैसे बढ़ेगा कम बढ़ेगा ज्यादा बढ़ेगा, ये सब एम्प्लॉय का है। ये सारे रिस्क किसके हैं, एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक कॉमन एग्जांपल है प्रोविडेंट फंड।
जो हमने प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं तो जितना पैसा होता है उतना हम दे देते हैं। ये नहीं है कि एम्प्लॉय कहेगा जी ये तो कम है, भैया हमने रूल के हिसाब से जितना पैसा था जमा कराया, कम है तो तुम्हारा, ज्यादा है तो तुम्हारा। डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स आर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान अदर देन डिफाइंड प्लान। जैसे हमने कहा पेंशन देंगे इतनी अमाउंट, तो उतनी अमाउंट हमें देनी है, डिफाइंड है कि इतना अमाउंट देना। इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स द एक्चुअल एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क एम्प्लॉयर का है, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो उतना पैसा देना ही है। अगर नहीं है तो वो खुद से कहीं से अरेंज करेगा, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे कम पैसा मिला तो भी अपनी जेब से डालेगा। तो यहां पर रिस्क किसका है? एम्प्लॉयर का है। इन डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान्स द कॉन्ट्रीब्यूशन इज चार्ज टू इनकम। ये क्या रखा है, जहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान है वहां आप कंट्रीब्यूशन को पीएनएल में डालते हैं। जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ हमारा पीएनएल में खर्चा माना जाता है। Whereas in defined benefit plan, detailed actuarial calculation is performed to determine the charge. अगर डिफाइंड प्लान है, जैसे पेंशन है, अब पेंशन कब दोगे आप? रिटायरमेंट के बाद। तो कितना दोगे वो अंदाजा लगाया जाएगा और सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी और आज का खर्चा निकाला जाएगा। तो उसके लिए पूरा बड़ा कैलकुलेशन होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुरियल वैल्यूएशन उसकी करानी पड़ेगी। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जनरली क्या होता है, अगर वो नॉन कंट्रोल्ड है या कई बार कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल होता है तो ट्रस्ट या लीगल एंटिटी में होता है। नॉन कंट्रोल में अलग अलग एम्प्लॉयर का हो सकता है, स्टेट का प्लान हो सकता है, हम उसका इंश्योर्ड प्लान भी करा सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के प्लान होते हैं। इज द ग्रेचुटी स्कीम ए डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट प्लान? अब ग्रेचुटी में एम्प्लॉय कोई पैसा नहीं देता, पैसा कौन देता है? केवल और केवल एम्प्लॉयर। तो एंटरप्राइज में पे इंश्योरेंस प्रीमियम टू फंड ए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान। The enterprise should treat such a plan as a defined contribution plan unless the enterprise will have an obligation to either pay the employee benefit directly when they fall due or pay further amount if the insurer does not pay all future employee benefit relating to employee service in the current or prior period। ये क्या रखा है कि अगर आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, इंश्योरेंस करा लिया कि भैया रिटायरमेंट होगा तो उसको इतना पैसा देना है, लेकिन जब भी ड्यू होगा तो एम्प्लॉयर ही देगा। अगर तो क्या लिखा है, द एंटरप्राइज शुड ट्रीट सच प्लान एज ए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान अनलेस द एंटरप्राइज विल हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे द एम्प्लॉय बेनिफिट डायरेक्टली व्हेन द फॉल ड्यू। इसका मतलब है अगर एम्प्लॉय रिटायर हुआ और एम्प्लॉयर ने ही उसे पैसा देना तो फिर ये क्या है, ये फिक्स्ड प्लान हो गया, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। क्यों भाई, आप है मेरे एम्प्लॉय और आप रिटायर हुए तो आप मेरे पास आकर कह रहे हो कि भैया मुझे 50 लाख चाहिए हमारी ग्रेचुटी का, जो मुझे ही देना है। तो ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान कैसे हो गया? यहाँ तो फिक्स पेमेंट प्लान हो गया। लेकिन अगर हमारा पहले से ही तय हुआ है कि हमने इंश्योरेंस करा रखा है, जितना इंश्योरेंस वाले देंगे वो ले लेना आप, तो फिर ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि मैंने जितना इंश्योरेंस में दिया है बस वही आपको मिलेगा, मुझे और कुछ देना देना नहीं। ये बात बता रखी। ऑन द असेट साइड a question arises as to whether the fund under the scheme as certified by LIC would be treated as plan asset or reimbursement of right। हम इसे क्या माने? मान लिया हम हर साल पैसा जमा करा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको क्या माने? द डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट तो बोथ आर मेजर्ड ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। तो पहली बात तो ये इनकी फेयर वैल्यूएशन होगी, आज की वैल्यूएशन क्या है वो लिखा जाएगा। बिकॉज प्लान असेट आर रिड्यूस फ्रॉम द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन and the net amount is disclosed in the balance sheet, whereas the case of reimbursement right, the defined benefit obligation and the reimbursement right are shown separately as liability and asset। तो केवल दो फर्क है। अगर ये लिखा है कि अगर ये हम प्लान असेट मानते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑब्लिगेशन दिखाएंगे लाइबिलिटी में, उसमें से लेस करके दिखा देंगे। और अगर ये रिम्बर्समेंट राइट दिखाएंगे तो असेट में अलग, लाइबिलिटी में अलग। भाई यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है कि इसे लाइबिलिटी में लेस करके दिखाना है या अलग से असेट में दिखाना। दिस वुड हैव द इंपैक्ट ऑफ मेकिंग द बैलेंस शीट हैवी बोथ ऑन द असेट एंड लाइबिलिटी साइड। तो दोनों तरफ लिखना है या लेस करना है, बस ये वाली बात है।
तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो? इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटरप्राइज द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज ए डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी शुड बी द नेट टोटल ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। अगर हमें डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी है तो हमें कौन सी अमाउंट दिखानी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एट द बैलेंस शीट डेट, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी माइनस एनी पास सर्विस कॉस्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज, कोई भी ऐसी चीज जो रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं हुई है वो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा जो भी हमारे पास प्लान एसेट्स हैं, जो भी हमारे पास इससे रिलेटेड एसेट है उन सबको हमें माइनस करना पड़ेगा, आउट ऑफ विच द ऑब्लिगेशन आर टू बी सेटल्ड डायरेक्टली, जहां पर हमें सीधा पेमेंट करना है वो माइनस करके दिखाएंगे। तो क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जो देना है, माइनस जो अभी सर्विसेज हुई नहीं है, माइनस जो भी हमारे पास असेट्स है। अब ये भी तो हो सकता है कि नेगेटिव में आ जाए। इन केस वेयर फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट इज हाई, तो जहां प्लान एसेट की वैल्यू ज्यादा वहां नेगेटिव आ जाएगा लेस करके। इट मे सो हैपन दैट द नेट अमाउंट अंडर डिफाइंड बेनिफिट टर्न्स नेगेटिव, नेगेटिव आ सकता है। So AS15 states that the enterprise in such a situation should measure the resulting asset at the lower of. तो हमें asset की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। The amount so determined and the present value of any economic benefit available in the form of refund from the plan or reduction in future contribution to the plan. थोड़ा सा ये बकवास साइड चल रहा है, बोरियत वाला है, क्योंकि थ्योरी कंटेंट इसमें बहुत ही ज्यादा है, और ये थोड़ा सा इंड एएस की साइड है जहां पर फेयर वैल्यू ये फालतू की चीजें रखी है। तो आप ऐसा मत समझिए इसमें सब बहुत कुछ आ जाएगा। ब्रॉडली अगर जितना आप पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो बस सारे इलस्ट्रेशंस वगैरह इसके कर लेंगे तो एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस रिलेटिंग टू डिफाइंड बेनिफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो ये कहता है कि हमें 7 कंपोनेंट दिखाने हैं डिफाइंड एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट के। इस साल का कितना खर्चा है, इंटरेस्ट का कितना खर्चा है, प्लान असेट जो है हमारी उस पर कितनी कमाई हो रही है, एक्चुअल गेन या लॉसेस कितना है, पास्ट सर्विस कॉस्ट कितना है, इफेक्ट ऑफ कर्टेलमेंट और सेटलमेंट कितना है, कुछ काटा है उसका पैसा, तो द एक्सटेंट टू विच द नेगेटिव नेट अमाउंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी एक्सीड द अमाउंट इन द स्टैंडर्ड। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लेवल से बाहर है, मतलब फाइनल लेवल की है। जब आप ऑडिट करने जाएंगे, किसी का ऑडिट करेंगे, एक्चुअली देखेंगे सारी चीजों को अप्लाई करते हुए, तो धीरे धीरे समझ में आने लगे। The settlement occurs when an employer enters into a transaction that eliminate all further legal or constructive obligation for part of whole benefit provided under the plan. तो settlement हो सकती है प्लान जब पेमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल द commuted portion of pension, a curtailment occurs when an employer either commit to reduce the number of employees covered by plan or reduce the benefit plan. तो जो भी सेटलमेंट या कर्टेलमेंट में कम ज्यादा हो रहा है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें P&L में। कभी कभी हमने टोटल बना रखा है, लाइबिलिटी 100 एम्प्लॉई हैं, 10 को निकाल दिया, हमें उन्हें पेंशन नहीं देनी पड़ेगी तो कम करना पड़ेगा अमाउंट, तो वो सब उसके लिए बता रखा है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है? वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज who will accept an offer or termination benefits, a contingent liability exists. अगर हमें यही नहीं पता कौन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा तो कंटीजेंट लायबिलिटी हो। एज रिक्वायर्ड बाय AS29 प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स, एन एंटरप्राइज डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटीजेंट लायबिलिटी अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो इन सेटलमेंट इज रिमूव्ड। अगर हमें लग रहा है कि हमें देना ही नहीं पड़ेगा तो हमें कंटीजेंट लायबिलिटी लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें लगता है कि पैसा देना पड़ सकता है तो हमें इसे कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाना चाहिए। Where required by AS18 related party disclosure, an enterprise disclose information about termination benefit for key management personnel. जो important लोग हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। When drafting AS15, the standard setters felt
that merely on the basis of detailed formal plan, it would not be appropriate to recognize the provision since a liability cannot be considered to be crystallized at this stage. AS 15 requires more certainly for recognition of termination cost. For example, if the employee has signed up for the termination scheme. अब देखो अल्टीमेटली एम्प्लॉय की बेनिफिट कॉस्ट है, उसमें इतना ज्यादा क्या ही है, वो फालतू में इतना हमारे लेवल पर, क्योंकि अब पहले था नहीं है कोर्स में, अब क्या कि सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो ये भी एक्चुरियल assumptions क्या क्या हैं? The actuarial assumption should be unbiased and mutually compatible. They are an enterprise best estimation of the variable that will determine the ultimate cost of providing post-employment benefit. हमें जो assumption लेनी पड़ेगी कि फ्यूचर में हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, तो वो assumption unbiased होनी चाहिए. They should be neither imprudent nor excessively conservative and should reflect the economic relationship between the factors such as inflation, salary, return on plan asset and discount rate. तो सारी बातों का ध्यान रखते हुए अनबायस्ड तरीके से assumption लेनी चाहिए. तो क्या कह रहा है, क्या क्या होना चाहिए? फ्यूचर characteristics of current or former employees who are eligible for benefit. आपको ये देखना पड़ेगा किन किन को बेनिफिट मिलेगा. डेथ रेट का ध्यान रखना है, पहले और बाद में कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग जॉब छोड़कर जाते हैं, कितने लोग डिसेबल हो जाते हैं, कितने लोग अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं, ये आपको पुराना रिकॉर्ड देखना है ना. द प्रोपोर्शन ऑफ प्लान मेंबर विद डिपेंडेंट्स हु विल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स एंड क्लेम रेट्स अंडर मेडिकल प्लान्स, ये सारा आपको देखना पड़ेगा. फाइनेंशियल अजम्पशंस जैसे डिस्काउंटिंग रेट, फ्यूचर में देना, आज लिखना है खर्चा तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इम्प्लीसिट रेट लेनी पड़ेगी, डिस्काउंटिंग रेट. फ्यूचर में सैलरी कितनी होगी. मेडिकल बेनिफिट के केस में मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या रहेगी फ्यूचर में. तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. कुछ फाइनेंशियल अजम्पशंस हैं, जैसे फाइनेंशियल अजम्पशन शुड बी बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ बैलेंस शीट डेट for period over the post employment benefit obligation will be settled. तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स वगैरह सब उसका भी ध्यान रखना है. एक्चुअल गेन एंड लॉसेस, एक्चुअल गेन एंड लॉसेस में क्या आता है? एक्सपीरियंस एडजस्टमेंट. हमने पहले क्या लिया था और अब क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम प्लस माइनस करेंगे. एक्सपीरियंस होगा हमें एडजस्टमेंट कितना करना है, क्योंकि हर साल एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं, हर साल हम उनके पैसा दे रहे हैं. पिछले सालों में उसके लिए क्या सोचा था, कितना दे रहे हैं, तो उससे हमारे को एक एक्सपीरियंस आएगा एडजस्टमेंट करने का, और चेंजेस जो हो रही है उससे. तो एक्चुअल गेन और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन द पीएनएल. तो आपको बस इतना याद रखना है, एक्चुअल गेन होगा, लॉस होगा, वो कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा. इलस्ट्रेशन नंबर 8. ओमेगा लिमिटेड belongs to the engineering industry. The company received an actuarial valuation for the first time for the pension scheme, which revealed a surplus of 6 lakhs. It wants to spread the same over the next 2 years by reducing the annual contribution to 2 lakh instead of 5 lakhs. तो इन्होंने देखा पेंशन स्कीम में इन्होंने पैसा जितना देना उससे ज्यादा इन्होंने डाल दिया उसमें, तो 6 लाख रुपए का सरप्लस. तो सोच रहे आने वाले सालों में अगले 2 सालों में हम पैसा उसमें 5 लाख डालते हैं, उसकी बजाय 2-2 लाख डालेंगे, तो 2 साल में 3-3 लाख कम डालेंगे, 6 लाख कम डालेंगे, तो हिसाब ठीक हो जाए. द एवरेज रिमेनिंग लाइफ ऑफ एम्प्लॉय इज 6 साल की लाइफ बची है लगभग एम्प्लॉय की एवरेज रिटायर होने के लिए. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, टेकिंग नोट ऑफ द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो AS 15 क्या कहता है? एक्चुअल गेन एंड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन द पीएनएल. तो ये कहता है अगर आपको लॉस हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, उसे पीएनएल में हाथों हाथ डाल, ना कि उसे ऐसे फ्यूचर में एडजस्ट करो. तो इसलिए 6 लाख रुपए का सरप्लस आज ही पीएनएल में क्रेडिट में जाना चाहिए. ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है,
क्या आप सोच रहे हो 6 लाख ज्यादा, तो आने वाले 2 सालों में 3-3 लाख का कंट्रीब्यूशन कम कर लेंगे? ऐसा नहीं करना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 से 11 देखते हैं हम लोग क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 9, as on 1st April the fair value of plan asset was 1 lakh in respect of pension plan। एक कंपनी का पेंशन प्लान है और उस पेंशन प्लान में इन्होंने जो असेट इन्वेस्ट कर रखी है, प्लान असेट की वैल्यू जो फेयर वैल्यू है वो 1 लाख आ रही है 1 अप्रैल। 6 महीने बाद 30 सितंबर को 19,000 का बेनिफिट दिया है और हमने और उसमें 49,000 का पैसा और जमा किया। हम हर साल और पैसा जमा करते रहते हैं, जरूरत पड़ने पे निकालते रहते हैं। तो हमने निकाला कितना है 19,000 और जमा कितना किया है 49,000। ऑन 31 मार्च इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई 1,50,000 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना है 147,920। एक्चुअली लॉसेस हमारे जो हैं वो 600 रुपए के। 1 अप्रैल को कंपनी ने कुछ अंदाजा लगाया था मार्केट के हिसाब से, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम आफ्टर टैक्स पेबल बाय द फंड। इन्होंने सोचा था कि जो फंड में इनकम होगी वो 9% की होगी, रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड गेन 2% होगा, फंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 1% की होगी और हमारी 10% की कमाई होगी फंड में। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन द प्लान असेट। देखिए प्लान असेट में हमारे पास 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है और हमने सोचा कितना है कि हम 10% की कमाई करेंगे। तो इस हिसाब से कितनी कमाई होगी इस पे 10,250 रुपए की, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में हमने इसमें कितना पैसा डाला 49,000 और निकाला कितना 19,000। तो इसका मतलब हमने इसमें कितना अमाउंट डाला 30,000 रुपए डाला, लेकिन ये साल के शुरू में नहीं डाला, ड्यूरिंग द ईयर डाला, हर महीना डाला होगा कभी डाला। तो जब कुछ होता है हम एवरेज 6 महीना ले लेते हैं, तो इसके ऊपर हमने 6 महीने की कमाई करी होगी या नहीं। तो 30,000 पर 6 महीने की हमारी कमाई होगी, ठीक है। अब 6 महीने की कमाई यहां पर 10.25% की एनुअल रिटर्न है। देखना एक बार कितना आता है 6 महीने के लिए निकालिए। अगर मतलब इन्होंने क्या करा है कि कंपाउंडिंग सोचा है कि 6 महीने की, आप जरूरी नहीं है वैसा सोचे। यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है क्या इन्होंने कंपाउंडिंग वगैरह के लिए, इंटरेस्ट है आफ्टर एंड रियलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इंटू 10.25% 6 मंथ्स कितना आ रहा है 1537.5 ये भी ले सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। वरना इन्होंने क्या सोचा है कि आपका है ना 5% की हाफ ईयरली अगर हम रेट लेते हैं तो साल भर की 10.25% बैठती है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप करें, कोई ऐसी जरूरी नहीं है आपके लेवल पर। तो कितना आ गया आपका टोटल मिलाकर, कितना आ गया 11,787.5 रुपीज की आपकी एक्सपेक्टेड अर्निंग है। तो इसमें बोला हुआ है कि एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी है आपकी, तो एक्सपेक्टेड हमारी अर्निंग थी 11,787 रुपए 50 पैसे। अब अगर हम देखें कि हमारी एक्चुअल अर्निंग कितनी है, तो हमारा लास्ट में जो प्लान असेट है वो 1.5 लाख रुपए का है,
ना। और होना कितना चाहिए, होना चाहिए हमारा स्टार्टिंग में था 1 लाख, प्लस हमने करा इसमें 49,000, माइनस करा इसमें से 19, तो ये होना चाहिए कितना, और है कितना, तो कितना इंक्रीज हो गया 20,000। इसका मतलब हमने सोचा तो था कि 11,787 रुपये 50 पैसे की कमाई करेंगे, लेकिन हमने कमाई कितनी करी है 20,000। यहाँ लिखा भी है ऑल्टरनेटिवली अबव क्वेश्चन में बी सॉल्व विदाउट गिविंग कंपाउंडिंग इफेक्ट टू द रेट ऑफ रिटर्न। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट देना जरूरी नहीं है, मैंने बिना कंपाउंडिंग इफेक्ट दिए ही क्वेश्चन को, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10, Rockstar Limited discontinue a business segment. Under the agreement with the employee union, employee of the discontinued segment will earn no further benefit. तो उन्होंने कह रखा है बस जितना है उतना ही देंगे हम, आगे और कोई बेनिफिट नहीं आएगा। दिस इज ए curtailment without settlement because employee will continue to receive benefit for service rendered before discontinuance of the business segment. Curtailment reduces the gross obligation for various reasons including change in actuarial assumption made before curtailment. Curtailment का मतलब होता है कमी करना। हम पहले जो सोच रहे थे वो कुछ और था और अब हमने कुछ और देंगे। जैसे हमने कुछ बिजनेस का पार्ट डिसकंटिन्यू कर दिया, तो हमने एम्प्लॉय से कहा जो बचा हुआ काम बिजनेस का पार्ट है उसमें तुम करते रहो, लेकिन आज के बाद हम उसका बेनिफिट आपको आगे नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमने सोचा था उसके मुकाबले तो कम देना पड़ेगा। If the benefit are determined based on the last pay drawn by the employee, the gross obligation reduces after the curtailment because the last pay earlier assumed is no longer valid. तो पुराना के हिसाब से हमें देना पड़ेगा, मतलब जनरली ये बात तय हो जाती है। तो यहाँ पर अभी वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखें तो रॉकस्टार लिमिटेड ने एस्टिमेट किया है द शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन एट 18 rupees. Calculate the gain from curtailment and liability after curtailment to be recognized in the balance sheet. Information क्या दिया हुआ है, immediately before the curtailment gross obligation 6,000 थी, इन्हें 6,000 रुपए देने थे एक तरीके से, ठीक है। और हमारे पास प्लान असेट कितने की थी 5,100 की। अनएमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट 180 है, जो अभी हमारी पास सर्विस कॉस्ट है, अनएमोर्टाइज्ड है। और curtailment reduces the obligation by 600 which is 10% of the gross obligation. तो ये कह रखा है कि भैया हमारे पास 6,000 रुपए हमारी एस्टिमेशन जो थी उसमें 600 का रिडक्शन हो गया, क्योंकि हमने अब 600 नहीं देने, ठीक है। और टोटल हमारा कितना था 6,000, 6,000 में से अब 600 में नहीं देना, तो अब हमें कितना देना पड़ेगा 5400। और हमारे पास है कितनी प्लान असेट, प्लान असेट्स कितने की है 5100। तो अभी हमारे पास 300 का शॉर्टेज है, लाइबिलिटी है 300। लेकिन इसके साथ साथ 180 क्या है, शेयर ऑफ अनएमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन। ये कह रखा है कि 180 की हमारी ऑब्लिगेशन है जो हमें एक तरीके से पुरानी थी, तो वो देनी थी, लेकिन अब वो भी नहीं देनी पड़ेगी। तो उसमें 10% शेयर ऑफ जो हमारा इस बिजनेस से रिलेटेड है 10% हो गया कि भैया वो एक तरीके से रिलेट कर रहा है, हमारा जो पार्ट है बिजनेस सेगमेंट उससे 10% रिलेट कर रहा है। जैसे होता है ना, हमारा काम होता जा रहा है, जितना काम हो गया उतना हम लिखते जा रहे हैं। तो हमने एक पहले एक टेबल में देखा था ना, जो जो हमारा पुराना है रिलेटेड है अमोर्टाइज्ड उसे माइनस करते रहेंगे। तो 180 माइनस करना था, लेकिन इसका 10% ऐसा है जो इससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब वो हो गया
180 माइनस करना था हमें, लेकिन इसमें से 10% 18 है जो डिसकंटिन्यूड बिजनेस से रिलेटेड है, तो बचा हुआ कितना हो गया 162। ये पुराना है, ये भी अब हमारा हट गया, तो हमारा अल्टीमेटली लाइबिलिटी कितनी बैठेगी 138। और इसकी वजह से हमें फायदा कितना हुआ, हमें ये 600, लेकिन 10% 18 उससे रिलेटेड है ना, 180 का 10%, तो 600 का बेनिफिट होना था, लेकिन बेनिफिट हुआ 582 का, क्योंकि हमारा अनरिकॉग्नाइज तो 180 था ही। तो हो सकता है थोड़ा आपके लिए अलग हो, अजीब हो, लेकिन ये बात मान के चलिए जो मैं करा रहा हूं इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल और देखेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो इसके अलावा एग्जाम में आने की उम्मीद मत करिए कि कुछ और आएगा, मोर देन सफिशिएंट है। ये वही अगेन हमारा जैसे होता है इंड एएस खतरनाक क्वेश्चंस, एएस 19 में हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकालना, वो सारी चीजें हैं। एन एम्प्लॉई रोशन, उसने ज्वाइन करा है 21 में एक कंपनी को, और हर साल उसको 14,90,210 रुपए मिलेंगे, ये हमने तय करा। कंपनी के पास पॉलिसी है of giving lump sum payment of 25% of the last drawn annual salary of the employee for each completed year service if the employee retire after completing minimum 5 year of service। तो अगर उसने 5 साल की जॉब कंप्लीट कर ली तो हम उसे 25% देंगे हर साल के लिए जो भी उसने कंप्लीटेड किया है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट होना चाहिए 5 साल के लिए। द सैलरी ऑफ द रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% पर एनम, सैलरी उसकी 10% बढ़ेगी भी सही हर साल। Company has induced Roshan in the beginning of the year and is expected that he will complete the minimum 5 years before retiring. Thus, he will get 5 early increment. तो ये 5 साल काम करेगा, उसके बाद रिटायर होगा, 5 साल तो काम करेगा ही। तो अब हमें पता है कि ये 5 साल काम करेगा और 5 साल के बाद हम इसे कुछ देंगे, तो उसे आज ही लिखना पड़ेगा ना, यही तो अकाउंटिंग कहती है। तो व्हाट इज द अमाउंट कंपनी शुड चार्ज इन द P&L एवरी ईयर, जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, बेनिफिट ऑब्लिगेशन है डिफाइंड की, उतना पैसा देना पड़ेगा 25% एनुअल सैलरी का। तो हमें कैलकुलेट करना है करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट है 8%। तो देखो सीधी सी बात है, जब 5 साल के बाद वो रिटायर होगा तो उसकी सैलरी कितनी होगी, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो अभी सैलरी कितनी है 1490 210, एक साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 10% बढ़ जाएगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, बढ़ के उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 24 लाख, और देना कितना है 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी यही है 24 लाख, इसका 25% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, हर कंप्लीटेड ईयर के लिए। तो कितने कंप्लीट ईयर है 5 साल है, तो हम उसे 30 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो 30 लाख रुपए देना है हमने, है ना। अब कितने साल में देना है 5 साल बाद, तो हर साल का कितना लॉस दिखाएंगे हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान में 30 लाख डिवाइड बाय 5 साल, तो हर साल का कितना आ गया 6 लाख। तो इसमें बोला है कि आप P&L में कितना डालोगे हर साल, तो 6 लाख। व्हाट इज द अमाउंट कंपनी शुड चार्ज टू इट्स P&L, तो कितना डालेंगे हर साल 6 लाख। लेकिन इन्होंने बात एक और पूछी है, ऑल्सो कैलकुलेट द करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इसमें कितनी सर्विस कॉस्ट है और कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट है,
तो अब हमें पता है कि हमें जो पैसा देना है वो कब देना है, 5 साल बाद, और ये वैल्यू कब की है, आज की। तो अगर आपको मालूम है, मैं दोबारा बता देता हूँ किसी ने नहीं पढ़ा है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है तो हम लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो होता है 1 प्लस रेट 1 अपॉन 1 प्लस रेट अपॉन 100 इसकी पावर n होता है। ये क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब ये दिया हुआ है हमें कैसे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 8 अपॉन 100, मतलब 1 अपॉन 1.08, और ये आ रहा है ये 0.926। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पर, 1 डिवाइड बाय 1.08 क्या आ रहा है, 0.926 आ रहा है। एक बार इक्वल टू का और बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा, एक बार और दबाएंगे तो ये आ जाएगा, एक बार और दबाएंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब हमें फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो साल खत्म हुआ, ईयर 1, एक साल के बाद हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, हर साल का खर्चा कितना लिख रहे हैं, प्रोपोर्शन 6 लाख लिख रहे हैं एक साल बाद, लेकिन ये देना है 5 साल बाद। एक साल और 5 साल के बीच में 4 साल का फर्क होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, 1 अपॉन 1.08 की पावर 4, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0.735। इसका मतलब जो 1 रुपया देना है ना 4 साल बाद और, तो वो उसकी आज की वैल्यू 73 पैसा है, 73.5 पैसा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी करंट कॉस्ट आ जाएगी 4,41,000। ठीक है। अब दूसरे साल की बात करें तो उसमें दूसरे और पांचवें साल में 3 साल का फर्क है। तो उसके लिए हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.794 है ना। तो इसकी प्रेजेंट कॉस्ट क्या आ रही है, 476 400। ऐसे ही हर साल की निकाल लेंगे। ठीक है। अगर हमें ये नहीं दे रखा होता प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो भी हम इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हम कैलकुलेटर पे ही निकाल सकते हैं आराम से। नहीं भी दिया हो तो जरूरी नहीं है हमें एग्जाम में दिया हो, हम लोगों को खुद भी निकालना पड़ सकता है। जो 5 साल के बाद 6 लाख है, उसकी 5 साल बाद तो वही वैल्यू होगी ना। तो ये तो करंट प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है। अब इसमें हमें ये निकालना है कि इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है। अब देखो टोटल 30 लाख बनेंगे, है ना। अगर हम आज ईयर 1 के एंड में कितना पैसा लगा रहे हैं, ओपनिंग वैल्यू इंटरेस्ट करंट कॉस्ट और क्लोजिंग वैल्यू। देखो ओपनिंग वैल्यू पहले साल में तो कुछ नहीं थी, हमने इस साल 4,41,000 रुपए डाल दिए। अब अगले साल इस पर इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो 4,41,000 पे 8% का इंटरेस्ट निकालना 35,280, और अगले साल 4,76,400 रुपए और डाल रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, ये है, ये है और ये है, तीनों को ऐड करिए। 680, इसके ऊपर फिर 8% निकालिए, के ऊपर फिर 8% निकालिए। कैलकुलेट करना है, नकल मार के नहीं बोलना है। कैलकुलेट किया है। फिर करंट कॉस्ट इसकी क्या है, 5,14,200। इन तीनों को ऐड करिए।
फिर इसका 8% निकालिए, और ये है 5,50,600, इन सब का टोटल 5वें साल में थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट ईयर में क्या ध्यान रखना है, इंटरेस्ट कॉस्ट अभी नहीं लिखनी, टोटल हमारा हो जाएगा 30 लाख और लास्ट ईयर का 6 लाख है, तो 30 लाख में से 6 लाख गया 24 लाख, 24 लाख में से ये लेस करिए तो कितना आ रहा है, 59 आ रहा है। और आप एक बार इसके ऊपर सीधा 8% निकालिए, तो हो सकता है ये एग्जैक्ट फिगर ना आए, अप्रोक्सीमेट आए, आसपास आए, है ना, थोड़ा सा फर्क आएगा, तो लास्ट ईयर में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि काफी मुश्किल था, आसान नहीं था ये, है ना। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमारे जो होते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस हैं, सच एज लॉन्ग टर्म सर्विस है, जुबली और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं जो हमारे लंबे समय के बाद ही आएंगे, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग या बोनस पेबल 12 मंथ्स और मोर आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड, जो वो शॉर्ट टर्म में कवर नहीं हो रहे हैं, ये सब लॉन्ग टर्म में है, और डेफर्ड कंपनसेशन पेड 12 मंथ्स और मोर आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, ये सब अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में आ जाते हैं। टर्मिनेशन बेनिफिट्स होते हैं जिसे हम वीआरएस या वैसे हटा देते हैं उनको। तो मेनली हमारा जो चैप्टर है ये एएस है हमारा आपके इंटरमीडिएट लेवल पर, ये मान के चलिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे ही है सारा, है ना। और लॉन्ग टर्म में वो था एक, जैसा अभी अभी हमने देखा था कि हमें देना है 5 साल के बाद 30 लाख, तो उसको हर साल कितना डाला जाए, तो उस टाइप का। टर्मिनेशन बेनिफिट्स है जो या तो डिसीजन होगा एंटरप्राइजेस का कि वो कहेंगे कि आप जाइए, नॉर्मल रिटायरमेंट है या वैसे वीआरएस लीजिए, तो ये तभी लिखेंगे जब एक्चुअल में हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ लिखा टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंटरप्राइज एज ए लायबिलिटी एज एन एक्सपेंस ओनली व्हेन द एंटरप्राइज हैज डिटेल फॉर्मल प्लान फॉर टर्मिनेशन, जो अप्रूव हो गया है तभी आप लिखेंगे खर्चे में, और रिलायबल एस्टिमेशन इसका किया जा सकता है। तो अगर 12 महीने के लिए 12 महीने के अंदर अंदर आ रहा है तो ये अनडिस्काउंटेड अमाउंट लेंगे आप, डिस्काउंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये 12 महीने के अंदर अंदर की अमाउंट है तो अनडिस्काउंटेड लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 12 महीने से ज्यादा पीरियड में जा रहा है तो इसका डिस्काउंट करना चाहिए, क्योंकि हमें जो जितने साल बाद देना, आपको पता ही है डिस्काउंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की मदद से, ठीक है। तो टर्मिनेशन बेनिफिट शुड बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉई एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट द ऑफर, आपके कितने एम्प्लॉई हैं, कितने ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, वही एक्चुअल वैल्यूएशन होगा। फिर देयर इज ए अनसर्टेनिटी, कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा आपको, ना कि एक्चुअल लायबिलिटी, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्या ही करेंगे उसमें। तो कुल मिलाकर इसके अंदर आपको ये मालूम चल गया कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लिखने हैं। आपको एक दो बार इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, एक आध क्वेश्चन बहुत बड़ा था जो अभी अभी हमने किया, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं और क्या क्या है।